राइट। सो क्वेश्चन 2P5 के अंदर सबसे पहले हम ब्रेकडाउन ले लेते हैं मार्किंग स्कीम का। और अगेन जस्ट लाइक क्वेश्चन 1, दिस इज आल्सो 15 marks, right? This is also 15 marks, but the skills that are being tested are different from question 1. Question 1 में जो आपके skills test हो रहे थे, if you look at them for a minute, तो you will see कि वहां पे आप प्लानिंग के स्किल को बेसिकली टेस्ट कर रहे थे। और प्लानिंग के अंदर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, सो हाउ बेसिकली प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, और उसके बाद सेफ्टी कंसिडरेशन एंड एडिशनल डिटेल। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन 2 पे आते हो तो इट्स बेसिकली एनालिसिस, कंक्लूजन एंड इवेल्युएशन, एंड इसके अंदर भी डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस इसमें भी है। सो एसेंशियली जो इक्वेशन है उसका ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट कैसे उसको फिगर आउट करना है, उसकी एक्सप्रेशन को। फिर जो आप डेटा कलेक्ट करके टेबल में उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेबल के अंदर होती है। टेबल के अंदर कॉलम की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, टेबल में डेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स या कितनी डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए, टेबल के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटीज कैसे इंक्लूड करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेबल को यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप लोगों ने सारी जिंदगी बनाई हुई है, वही चीज है। ग्राफ का स्केल कैसे लेना है, ग्राफ को लेबल कैसे करना है। बट देन देयर इज आल्सो फाइंडिंग अनसर्टेनिटीज इन द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। तो ग्राफ का ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट की भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, जिसके अंदर आप एक वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी बनाते हो, ग्राफ के अंदर अनसर्टेनिटीज को देख के एरर बार्स भी बनाते हो, वो आपने सीखना है। फिर जब ग्राफ बन जाएगा, फिर कंक्लूजन वाला जो काम है ना, वो आपने करना है। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज है, इट्स नॉट जस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स बेसिकली स्प्रेड अक्रॉस दिस। क्योंकि जब आप टेबल के अंदर कैलकुलेशन करते हो वहां पे आप अनसर्टेनिटीज लिखते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तो उसके अंदर भी वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट के अंदर अनसर्टेनिटी निकालते हो, और फिर आखिरी के जो एक दो पार्ट्स में आप कुछ अननोन कॉन्स्टेंट्स ढूंढ रहे होते हो, उसके अंदर भी आप अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हो। एक क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप जो है वो क्वेश्चन 2 के अंदर, लाइक क्वेश्चन 2 का फॉर्मेट किस तरह का है। सो स्टूडेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्या चीज, जस्ट विल गो थ्रू द क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, वी आर जस्ट गोइंग टू लुक कि क्या कर रहा है। is basically investigating the behavior of a liquid inside a narrow tube. So उसको से एक लिक्विड है और दो डिफरेंट चीजें उन्होंने लेवल की हुई है। डी जो है वो ट्यूब की डायमीटर को मेजर किया, लेवल किया हुआ है, और ये जो हाइट एच है, बाहर वाले लेवल और अंदर वाले लेवल का डिफरेंस वो इन्होंने लेवल किया हुआ है। When the tube is placed inside the liquid rises. The student measures the internal diameter. तो इंटरनल डायमीटर डी है और मैक्सिमम हाइट h दैट द लिक्विड राइजेस, ये मेजर करता है स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद डिफरेंट डायमीटर। तो बेसिकली स्टूडेंट के लिए ये जो डी है ये उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे बिहेव कर रहा है, और h जो है वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे बिहेव कर रहा है। और जिस तरह पेपर क्वेश्चन 1 में आपको बता देते कि h और d जो है दे आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशनशिप, दे गिव यू सम रैंडम इक्वेशन। ठीक है, उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, और एक अल्फा, या अल्फा नहीं बना हुआ, ये सिग्मा है सिंबल का नाम। तो ये सिंबल सिग्मा जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, अब क्वेश्चन 1 में क्या कहते थे, क्वेश्चन 1 में आपसे वो ये कहते थे कि भाई इस रिलेशनशिप को टेस्ट आउट करने के लिए आप जो है वो प्लान बताएं। ठीक है, तो आप बताते थे कि डिफरेंट डायमीटर की ट्यूब्स यूज करेगा, एज को मीटर रूल से मेजर करेगा, ब्ला 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 ब्ला, और फिर उसके बाद आप बताते हैं कि ग्राफ क्या प्लॉट करेगा, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इंटरसेप्ट कैसे निकालेगा, ग्रेडियंट कैसे निकालेगा, उससे अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, सिग्मा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा, ये आप बताते थे। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या लेगा। लेकिन अब यहाँ पे वो प्रोसीजर वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं कि अब स्टूडेंट जो है वो इसका ग्राफ प्लॉट करेगा। स्टूडेंट ने ये ग्राफ प्लॉट करना है, y एक्सिस पे h और x एक्सिस पे 1/d। आप बताएं एक्सप्रेशन आप ग्रेडियंट कैसे कैसे फिगर आउट करोगे। तो वही तरीका कि इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल्स टू mx plus c के हिसाब से रीअरेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही इज प्लॉटिंग ऑन द x axis and the y axis, and then you can figure out the expression of the gradient, and sometimes they might ask you to figure out the expression for the intercept as well. यहाँ पे सिर्फ ग्रेडियंट का पूछा हुआ है, ये 1 मार्क का पार्ट था। तो ये टेबल है, अब टेबल के अंदर देखो डी की वैल्यूज मिलीमीटर में दी हुई है, आपको 1/t की वैल्यूज मिलीमीटर पर मिलीमीटर में डालनी। सो लुक्स लाइक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े आराम से जल्दी से हो जाएगा। रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ 1/t, बट देन यू आल्सो हैव टू इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन 1/t। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, डी 1/d की वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये सब आपको डालना है और बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, बट डी 1/d के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह कैलकुलेट होगी, क्या उसमें कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी, ये चीजें आप सीखोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद
आपने h वर्सेस 1/d का ग्राफ प्लॉट करना है, जिसमें हमने एरर बार्स भी इंक्लूड करना है. सो व्हाट द हेल आर एरर बार्स, वी आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ डू यू ड्रॉ देम. ठीक है. उसके बाद आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है और एक वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी है. सो प्रॉब्ली यू नो व्हाट दिस इज. दिस इज समथिंग यू माइट बी वंडरिंग, यार ये क्या होता है. ठीक है. उसके बाद अपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट डिटरमिन करना है, व्हिच यू नो हाउ टू डू. बट अब ग्रेडियंट के अंदर अनसर्टेनिटी इंक्लूड करनी है. अब ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, दैट्स वेयर द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कम्स इन. सो वी लर्न हाउ टू डू दैट. ठीक है. तो ग्रेडियंट के अंदर भी आप ग्रेडियंट का आंसर दोगे प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोगे. यहाँ पे आप अपना ग्राफ बना लोगे. अब ग्राफ के अंदर यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा उन्होंने कम किया हुआ है. आप देखो तो ज्यादातर P4 में, P3 में जब आप ग्राफ वगैरह बनाते थे या ओ लेवल्स में ATP में ग्राफ बनाते थे, तो ये जो है इसमें आपको स्केल वगैरह खुद चूज करना पड़ता था. यहाँ पे उन्होंने आपकी लेबलिंग की हुई है, स्केल बनाया हुआ है, आपका काम थोड़ा सा आसान किया हुआ है. आपको सिर्फ अपने पॉइंट्स एक्यूरेटली प्लॉट करने हैं और उनके अंदर एरर बार्स बनाने पे मेहनत करनी है. तो यहाँ जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपका टाइम थोड़ा सा बचाया हुआ है, लेबलिंग की हुई है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ तक पहुंच गए, अब कंक्लूजन की तरफ आएंगे. कंक्लूजन की तरफ कैसे आएंगे भाई. पहले तो स्टूडेंट ने अलग से साइट पे जाके डेंसिटी निकाली. अब आपको याद होगा कि पेपर 1 में भी कोई ना कोई इस तरह का वेरिएबल होता था जो कि हमेशा हमें अलग से फिगर आउट करना पड़ता था. अब यहाँ पे स्टूडेंट ने लिक्विड की डेंसिटी वाला ये जो वेरिएबल है रो, इस डेंसिटी को फिगर आउट करना है. तो डेंसिटी के लिए अलग से वो जाहिर सी बात है साइड एक्सपेरिमेंट कर रहा है, थोड़ा सा मेन एक्सपेरिमेंट से हटके एक छोटा सा साइड एक्सपेरिमेंट करेगा जिसमें वो लिक्विड की डेंसिटी फिगर आउट कर लेगा. तो वो कैसे फिगर आउट करेगा. well he is weighing it in weighing an empty beaker, adding a measured volume of the liquid, then reweighing the beaker, and then he uses the relationship density equals mass upon volume. अब वो कह रहे हैं उसका मास ये आया है ग्राम्स में, और उसका बीकर के साथ बीकर और लिक्विड का मिला के ये मास आया है, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम यह है. कह रहे हैं डेंसिटी डिटरमिन करते हैं. अब यहाँ आपको पता है कॉमन सेंस से सवाल है, आप डेंसिटी निकाल लोगे. आपको सिर्फ लिक्विड का मास चाहिए, तो बीकर प्लस लिक्विड और एम्प्टी बीकर का मास उसमें से माइनस करोगे, लिक्विड का मास आ जाएगा. वॉल्यूम से डिवाइड करोगे. यूनिट्स का ख्याल रखोगे. उन्होंने आपको यूनिट केजी पर मीटर क्यूब लिख के दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो ग्राम है ये केजी में कन्वर्ट होंगे. ठीक है. ये जो CM क्यूब है ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट होंगे. ऐसा होगा या नहीं होगा. अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने रो में भी डिटरमिन करनी है. कभी वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांग लेते हैं, कभी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मांग लेते हैं. अब इस तरह के सवाल आप कहाँ करते थे. AS में पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है अनसर्टेनिटी का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे. ये एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस है. तो अगर मास और वॉल्यूम के अंदर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है, तो डेंसिटी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, इसका क्या रिलेशनशिप है, अभी थोड़ी सी आज की क्लास में प्रैक्टिस करते हैं. आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे. वाई इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट, डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड प्रोबेबली अगर टाइम बचा तो अनसर्टेनिटीज कवर करेंगे, वरना अनसर्टेनिटीज नेक्स्ट क्लास में. फिर उसके बाद टेबल पे आएंगे हम. ठीक है. टेबल जिस बंदे का अच्छा बन जाए ना, उसका आगे का काम फिर ऑटोमेटिक होता जाता है. ठीक है. तो टेबल में गलतियां हो जाए आगे, तो बहुत आगे मार्क्स लूज होने का जो है वो प्रॉब्लम होता है. सो टेबल ही मेन चीज है, और उसके लिए जो आज हम चीजें सीखेंगे वो वहीं से स्टार्ट होंगी. अच्छा, अब आपने ये डेंसिटी भी फिगर आउट कर ली, डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फिगर आउट कर ली. अब वो कह रहे हैं कि आप अपना आंसर यूज करें पार्ट ए का. पार्ट ए में आपने क्या निकाला था. पार्ट ए में आपने ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाली थी. सॉरी, पार्ट ए ये रहा. पार्ट ए में आपने अपनी ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाली थी. उसके बाद C3, पार्ट C3 में आपने क्या निकाला था. पार्ट C3 में आपने अपनी ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली थी. अब आपको पता है कि ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है और ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन क्या है. मतलब ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन को उसकी वैल्यू के इक्वल रख दिया. और पार्ट डी का आंसर, पार्ट डी में आपने क्या निकाला है, डेंसिटी निकाली है और डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है. टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है समहाउ यूजिंग योर ग्रेडियंट एंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. सो जाहिर सी बात है, जब आपको पता लग इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, उससे ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको ग्रेडियंट की वैल्यू से इक्वेट करोगे, और उसमें तुम्हें डेंसिटी भी ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो तुम अपनी जी की वैल्यू भी उन्होंने आपको बता दी है 9.81 है, उससे आप सिग्मा की वैल्यू फिगर आउट कर लोगे. लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर एज वेल. सो ना सिर्फ आप यहाँ सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, लेकिन सिग्मा की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बता रहे हो. कैसे पता लगेगी सिग्मा की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. वेल, सिग्मा को यूज करने के लिए आपने ग्रेडियंट यूज किया है, और ग्रेडियंट के अंदर भी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली थी. फिर सिग्मा को यूज करने के लिए आपने डेंसिटी को यूज किया है, डेंसिटी की भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी. सिग्मा को यूज करने के लिए आपने जी को यूज किया है, जी में सच कोई अनसर्टेनिटी नहीं है,
बट वो जो अनसर्टेनिटीज जिस वैल्यू से सिग्मा कैलकुलेट हो रहा है उनके अंदर जब अनसर्टेनिटी है तो वो अनसर्टेनिटी सिग्मा में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनसर्टेनिटीज की टेक्निक जब सीख लेंगे तो ये लास्ट पार्ट जो है वो हमारे हो जाएंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट कर रहे हैं। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ डिफरेंट ट्यूब, हाइट h इज मेजर टू बी 22, डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो वो कह रहे हैं बस हम एक और जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायल कर रहे हैं, बस एक छोटी सी सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दें, सिंपल सी कैलकुलेशन कर दें। तो आप उसमें जाहिर सी बात है अपनी जो है वो इक्वेशन वगैरह यूज कर सकते हो या अपना ग्राफ यूज कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि अगर हाइट 22 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू बता दी तो डी की वैल्यू बता दें। अब आपको जी की वैल्यू पता है, आपको जी की वैल्यू पता है, आपको सिग्मा की वैल्यू पता है, आपको अपने क्या कहते हैं डेंसिटी की वैल्यू पता है, सब चीजें पता है, तो इक्वेशन यूज करके यहाँ डी का आंसर लिख दोगे, खत्म। उसमें अनसर्टेनिटी कभी इंक्लूड करनी होती है, कभी नहीं करनी होती। तो ये लास्ट पार्ट तो बस ऐसे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। बेसिकली इस पार्ट में मुश्किल होती है, ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा टफ होता है। ग्राफ के अंदर एरर बार सही से प्लॉट करना, ग्रेडियंट के अंदर अनसर्टेनिटी निकालना, और काम के अंदर फोकस ये बहुत होता है पेपर क्वेश्चन 2 के अंदर, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्किंग कर रहे हो तो इतना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो कि बेटा अरिथमेटिक एरर्स नहीं करने, ठीक है। आपके जहन में रूल्स और जो सारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनसर्टेनिटीज के वो बहुत क्लियर होने चाहिए। एंड यू शुड बी वर्किंग एट अ नाइस पेस, मतलब एक्सट्रीम हेस्ट में काम नहीं करना, लेकिन एक अच्छे पेस पे काम करना है, ताकि क्वेश्चन के अंदर अगर तुम क्वेश्चन 1 में आधा घंटा 35 मिनट लगा के आए हो तो यू हैव और रफली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, क्योंकि 1 आवर 15 मिनट्स का पूरा पेपर है। तो इसमें भी जो है वो आप सही, ये नहीं कि आपने टेबल पे ही जो है वो 20 मिनट लगा दिए। आप टेबल में 20 मिनट लगा दोगे तो ग्राफ प्लॉट करने में जल्दी जल्दी करोगे, उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो नीट शार्प पेंसिल हो, ग्राफ अच्छा स्केल हो तुम्हारे पास, बड़ा वाला 30 सेंटीमीटर वाला ट्रांसपेरेंट स्केल हो, ताकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आराम से बना सको। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना कि तैयारी के साथ आना, और क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस बहुत करना, मतलब बहुत प्रैक्टिस, ताकि आप बिल्कुल पक्के हो जाओ और आपको जो है ना एक फ्लो में काम करने की आदत हो। अगर आप बिल्कुल पहली दूसरी दफा मतलब 2 पेपर करके चले जाओगे, पेपर में क्वेश्चन 2 करने बैठोगे और कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तुम्हें लगेगा, तो तुम जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्लो पेस पे काम कर रहे होगे, या आप पैनिक कर जाओगे। तो भाई इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो विल ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द क्लास एज वेल। अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी, और हम बात ये करते हैं कि भाई आपने इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करना होता है। इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, राइट। तो भाई सीधी सी बात है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसकी बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें y वाला जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी इधर आ रहा है सब्जेक्ट बना हुआ एक्सप्रेशन, वो बने प्लॉट होगा y एक्सिस पे। सो वट एवर दैट इज, ठीक है, इट कुड बी a, इट कुड बी b, इट कुड बी k/4, कुछ भी हो सकता है। जो चीज यहाँ पे x की जगह लिखी हुई है वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, वॉट एवर, ठीक है, कुड बी इन सम अंडर रूट, कोई पावर हो सकती है, वो यहाँ प्लॉट होगी। जो भी चीज x एक्सिस से प्लॉट हो रही है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट या जो भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है वो आपके ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन है। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हम, लाइन का y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। इस लाइन का ब्राउन वाली लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ग्रीन वाली लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है। प्लस सी, यहाँ पे प्लस होने के बाद जो भी पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड हो रही है दैट इज योर y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका ग्राफ y एक्सिस को कट करता है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आप सारे अच्छी तरह जानते हो। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन सारे एग्जांपल्स के अंदर क्या करें, हम इन सारे एग्जांपल्स के अंदर प्रैक्टिस करें। ये पास पेपर से ही नहीं है सारी एग्जांपल्स। करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को यूज करना है और देखना है कि वो क्या कह रहे हैं कि क्या चीज y एक्सिस पे प्लॉट हो रही है, क्या चीज x एक्सिस पे प्लॉट हो रही है। मैंने हर एग्जांपल के साथ ये भी लिख दिया है कि कौन से पास पेपर से ली हुई है मैंने एग्जांपल, ठीक है। ये यहाँ से एग्जांपल ली हुई है, और करना क्या है, बताना है कि ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, ठीक है। अब यू हैव डन दिस ऑलरेडी इन क्वेश्चन 1, हैवंट यू? यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्वेश्चन 1, सो यू नो कि क्या करना होता है। तो क्या अब हम ये काम यहाँ पे जल्दी से कर सकते हैं, 4-5 एग्जांपल्स हैं, जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे ताकि हमारे जहन में रिफ्रेश हो जाए। और क्वेश्चन 2 में क्योंकि ये पहला स्टेप है, इसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। अगर ग्रेडियंट या इंटरसेप्ट की एक्सप्रेशन सही नहीं आएगी तो आगे आखिरी वाले पार्ट सॉल्व कैसे होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाउ डू यू गो अबाउट दिस? सबसे पहले तो रीड करो कि वो आपको कह क्या रहे हैं कि वाई एक्सिस पे प्लॉट क्या करना है। उन्होंने कहा कि एफ को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दें, तो अब आपको एफ को बनाना है सब्जेक्ट। मजे की बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी एफ को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1/L को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है।
1/L ऑलरेडी इज ऑलरेडी देयर ऑन द राइट हैंड साइड, बस अलग से सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ। तो आप ये कर सकते हो एडिशनली, आप उसे थोड़ा सा अलग से करके लिख सकते हो। बस इतना अपना कर लो मेहनत कि अगर f यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी मी जस्ट चूर डाल कर पेन, अगर f यहाँ लिखा हुआ है तो 1/L को थोड़ा सा साइड पे करके लिख लो, और बाकी जो एक्सप्रेशन आ रही है फिर उसको थोड़ा सा सेपरेटली लिख लो। तो आपके पास लेफ्ट साइड इसके साथ आ जाएगा t/, ये जो म्यू कांस्टेंट है, और इसके साथ 1/2 शायद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। क्या ये सही लग रहा है आपको? So this is probably going to be my expression for the intercept. Which is going to be the expression for the intercept? सॉरी, इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, ये मेरा ग्रेडियंट है। इंटरसेप्ट तो यहाँ 0 होगा, ठीक है। 1 मिनट मेरा वेट करो, आगे चलते हैं जरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सर, इस हुमैद पूछ रहे वेयर इज द सी। बेटा इस एक्सप्रेशन में सी है ही नहीं, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा, तभी इसमें सी नहीं आ रहा। अच्छा, सो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस पार्ट। कैन आई मूव टू द सेकंड एग्जांपल, बिकॉज़ वी हैव डन दिस इन क्वेश्चन 1 एज वेल। तो ये वही स्किल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये स्किल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आर वी क्लियर? चलें आगे। अमान, अमीन, हुमैद, जैनब, सब ओके? ओके चलो, ये वाले एक्सप्रेशंस के मैं आंसर्स यार मिटा लूं पहले से। सो what you have over here is another expression and its v and m are related. So इनमें से एक independent variable, एक dependent variable है, उनको इस equation से उन्होंने relate किया है, g acceleration of free fall है, whatever। कह रहे v square on the y axis and m/m plus capital M on the x axis। ग्रेडियंट की आपने एक्सप्रेशन बतानी। अब यहाँ पे थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। Why? Because v square on the y axis, so have you made the subject of v square? You haven't, so you need to do that first। so v square को सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? और फिर राइट साइड पे m/m plus m जो है वो थोड़ा सा सही से उसी फॉर्म में आना चाहिए। सो आई गेस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कीप दिस ओवर हियर एंड मूव एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इक्वेशन उस फॉर्म में आए जैसे मैं चाहता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज आई एम गोइंग टू राइट v स्क्वायर ओवर हियर, एवरीथिंग एल्स गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जाके और क्या रीअरेंज करना है। सो दिस विल बिकम 2 mgh, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाला जो छोटा m और बड़ा m का ब्रैकेट है, दिस इज गोना कम ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये मेरे पास क्या आ रहा है? ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रही है। आई थिंक दिस इज ऑलरेडी इन द करेक्ट फॉर्म। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट इट इन अ वे कि लेफ्ट साइड पे v स्क्वायर आ जाए, ठीक है, v स्क्वायर आ गया। और ये जो m/m plus m है, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लो, सो दैट इट लाइक अलग से लिखा हुआ नजर आए। ऑलरेडी मतलब इक्वेशन की मैं कोई रीअरेंज तो नहीं कर रहा फर्दर, बस मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, वाइस वर्सा। और ये जो ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा उससे अलग करके लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2gh एंड दैट्स अबाउट इट, इज इट? हो गया। अब इसमें क्या चीज है जो ग्रेडियंट बन रहा है? ये मेरा ग्रेडियंट है, ये जो पूरी चीज है ये मेरा x एक्सेस पे जाएगा, ये जो चीज है ये मेरा y एक्सेस पे जाएगा। तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो गया? 2gh, राइट। आर वी डन? ये हो गया क्वेश्चन। तो बस सुकून से ध्यान से इक्वेशन को रीअरेंज करोगे y = mx + c की फॉर्म में। जो चीज y एक्सेस पे जानी है उसको एज इट इज सब्जेक्ट बनाओ, और जो चीज x एक्सेस पे आनी है उसको राइट हैंड साइड पे लेकर आओ, और उसके साथ जो भी पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है दैट्स योर ग्रेडियंट। कि ईयर कौन सा था जहां से मैंने ये पार्ट ए लिया है? 2 नवंबर 2011 का पेपर 5 वेरिएंट 3 है, ठीक है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल।
अब आप यू बी वंडरिंग कि लॉगरिथम्स वाली एग्जांपल्स कहाँ हैं, तो लॉगरिथम्स वाली एग्जांपल भी डाली है बेटा, लॉगरिथम्स वाली एग्जांपल भी करेंगे, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रूल ऑफ लॉगरिथम्स एंड एवरीथिंग, तो हमें पता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इधर आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किस चीज का, v स्क्वायर ऑन द y एक्सिस एंड 1/m ऑन द x एक्सिस। लुक्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एक छोटा सा एडिशनल स्टेप है, इसका ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि v स्क्वायर आपको ऊपर इक्वेशन में नजर नहीं आ रहा, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1/m आपको ग्रेडेड में नजर नहीं आ रहा बिकॉज m इनसाइड द रूट, तो रूट से m को निकालने का क्या तरीका है कि उसको स्क्वायर कर दिया जाए। सो आप उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को स्क्वायर करो। सबसे पहले तो इक्वेशन की दोनों साइड को स्क्वायर करो, ये v स्क्वायर बन जाएगी, ये a स्क्वायर बन जाएगा, और ये सिंपली बन जाएगा k/m, इजंट इट। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन, थोड़ी सी अब बेहतर फॉर्म में आ गई। अब v स्क्वायर सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन 1/m को जरा मैं अलग से करके लिख दूंगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस पर जाएगा एक्सप्रेशन। अब अलग से देखो बचता क्या है, k अलग से बचता है, और a स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। सो आई कैन से कि a स्क्वायर इंटू k इज गोइंग टू बी माई ग्रेडियंट, ऐसा ही है। थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट यहाँ पे एक्स्ट्रा करना पड़ा, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाना पड़ा, क्योंकि आपने ये जो जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको बहुत गौर से पढ़ना होता है कि वो क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। सो यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट, एंड देन व्हाटएवर एंड्स अप ओवर हियर विद योर एक्स एक्सिस वाली एक्सप्रेशन, दैट्स बेसिकली योर ग्रेडियंट। ठीक है। तो तीसरी एग्जांपल, सर यू शुड हैव बी द सब्जेक्ट, नहीं हमने v को सब्जेक्ट नहीं बनाना था, हमने v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना था बेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, इन्होंने कहा हुआ है आपको v स्क्वायर y एक्सिस पे प्लॉट करना है। अगर v बोला होता तो v को सब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन v स्क्वायर बोला है इसलिए स्क्वायर किया हमने। ठीक है, ओके, दिस इज एन इक्वेशन, अनदर वन। इसके अंदर इंटरसेप्ट भी है, तो एक स्टेप एडिशनल है फिर भी एक मार्क का ही देख लो। तो v is plotted on the y-axis, 1/lambda is plotted on the x-axis. Give the expression of gradient and intercept in terms of these variables, right? So what do? क्या इक्वेशन आपकी ऑलरेडी अच्छी सी रीअरेंज हुई हुई है? आई डोंट थिंक सो। v को सब्जेक्ट बनाना है, v ये रहा, v को सब्जेक्ट बनाओ। किस तरह बनाओगे? वेल आप लिख लो ev इधर लिख लो, और यहाँ पे लिख लो hc/लैम्डा माइनस b। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो कि यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और उसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, क्योंकि वाई लेफ्ट हैंड साइड पे होता है यूजुअली। आई मीन इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, बट इसको बस मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। अब ये मेरा इक्वेशन क्या ऑलरेडी आ गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, काइंड ऑफ यस, बट इसमें मैं 1/लैम्डा को यहाँ से 1/लैम्डा को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना चाह रहा हूँ ताकि वो अलग से नजर आए। सो नहीं 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 नहीं, बल्कि सॉरी, अभी भी सब्जेक्ट नहीं बना, ई को डिवाइड करना है वहां जाके। सो ई को वहां जाके पहले डिवाइड करते हैं, v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा hc/लैम्डा, साथ में e भी इधर आकर डिवाइड हो रहा है, इजंट इट, e यहाँ आकर डिवाइड होगा, और b के साथ भी यहाँ आके e डिवाइड हो रहा है, तो e जो है ऑब्वियसली दोनों से आकर डिवाइड होगा। मैं ऐसे करके भी बना सकता था, मैं ऐसे भी करके यहाँ पे पूरी चीज के साथ भी e को डिवाइड कर सकता था, बट मैंने उसको ओवर कॉम्प्लिकेट और स्टेप्स बचाने के लिए अलग अलग दोनों फ्रैक्शन से e को डिवाइड कर दिया। अब आपने थोड़ा सा इसको एक स्टेप और एडिशनल है कि प्रॉपर तरीके से v को सब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन 1/लैम्डा को जरा पहले वाले टर्म के अंदर सेपरेट करके लिखा। तो 1/लैम्डा यहाँ पे आएगा, बचता क्या है, hc ऊपर बचता है और नीचे बचता है e, एम आई करेक्ट? तो hc/e जो है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा ग्रेडियंट वाला पार्ट बन जाएगा। hc/e तुम्हारा ग्रेडियंट वाला पार्ट बन गया, प्लस आपका जो b/e है, प्लस नहीं है माइनस है, b/e आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो साइड में माइनस साइन को इंक्लूड कर दो। ठीक है, अपना माइनस साइन साथ में इंक्लूड कर दो और लिख दो माइनस b/e, ये जो शोइंग कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा इंटरसेप्ट के साथ। तो ये क्योंकि अगर प्लस साइन हो तो आपको अलग से प्लस साइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब यहाँ माइनस साइन हो तो डेफिनेटली माइनस साइन को इंक्लूड कर दो। ठीक है, सो काफी एग्जांपल्स हमने कर ली।
आई थिंक अब ये वाली एक दो कुछ थोड़ी बहुत आप भी ट्राई कर सकते हो, एक ही चीज हम बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जरा लोगैरिथम्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो लोगैरिथम्स को रिवाइज हम ऑलरेडी मतलब पढ़ तो चुके ही हैं, बट क्विकली हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखी हुई है दो, y इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर x, यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू के टाइम्स e टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब मेरा जो वेरिएबल है, x, जो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो पावर के अंदर आया हुआ है। ऐसी इक्वेशंस को आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हो, और इनको आप डायरेक्टली ग्राफ पे y और x को प्लॉट नहीं कर सकते। आपको y को और x को लोगैरिथम्स की फॉर्म में करके किसी ना किसी तरह x एक्सिस पर और y एक्सिस पर प्लॉट करना पड़ेगा, सो दैट यू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब देखो, ये एक बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोगैरिथम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 25। सो द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वेल 5 का स्क्वायर, x की पावर 2 जो है, x जो है वो पावर 2 होगी, तो 5 स्क्वायर जो है वो 25 होता है। सो ये जो आप क्वेश्चन पूछते हो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज व्हाट द लोगैरिथम फंक्शंस आंसर्स। आप लिखते हो log बेस 5 और पावर क्या होनी चाहिए वो ब्रैकेट में आती है, और आंसर आगे 25 आप लिख देते हो। तो जब आप ये चीज यहाँ पे डालते हो तो, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है छोटी सी, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर। यहाँ पे 25 आना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 25 आना चाहिए था, और इधर मेरे पास ये x आना चाहिए था। तो मुझे लोगैरिथम ये बताएगा कि भाई अगर देखो बेस 5 है और आंसर 25 आ रहा है, तो पावर क्या आनी चाहिए। तो वो लोगैरिथम आपको पावर की वैल्यू दे रहा होता है कि x जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब दो तरह के स्पेशल लॉग्स होते हैं, एक बेस 10 वाला लॉग होता है, एक बेस ई वाला लॉग होता है। बेस 10 वाला लॉग जिसमें आप बेस 10 अलग से लिखते नहीं हो, बस उसको एल लॉग के बजाय एल जी लिख देते हो। अगर एल जी लिख दिया तो ये मेरा बेस 5 वाला जो लॉग है, इसके आगे 5 लिख दिया, इसका मतलब है कि एसेंशियली ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10 और यहाँ पे 5, ये फंक्शन लिखा हुआ है। और अगर एल एन लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि इसमें बेस ई है, मतलब इसका मतलब एसेंशियली ये है कि लॉग की बेस ई और यहाँ पे 5। तो इसके लिए कैलकुलेटर में सेपरेट बटन है, एल एन का बटन है, एल जी का बटन है कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो एल जी का बटन है या नहीं है, एल जी का बटन कैलकुलेटर में तो नहीं है, बट आप उसके अंदर बेस 10 जो है वो फिर डालते हो। ठीक है, बेस 10 जो है वो आप डाल देते हो लॉग के साथ, अगर उसके अंदर बेस डालनी पड़े, क्योंकि एल जी का अलग से आई डोंट थिंक देयर इज अ बटन, एटलीस्ट आई कांट सी इट इन माय कैलकुलेटर। एल एन का नेचुरल लॉग का ऑब्वियसली बटन है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पेपर 1 क्वेश्चन 1 कर रहे थे, तो डिटेल में हमने जो है वो रिवाइज किया था। अब लोगैरिथमिक आइडेंटिटीज ये सारी होती हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, रेसिप्रोकल वाला रूल, पावर को कोफिशिएंट कैसे बनाते हैं ये वाला रूल, और अगर बेस सेम होती है, बेस और ये जो फंक्शन है ये, कि बेस 10 है और ये भी 10 है, और यहाँ पे बेस ई और ये भी सी है, तो ये इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, और लॉग का आंसर जो है वो 0 कब आता है, कैन समवन टेल मी। लॉग का आंसर 0 कब आता है, एक ऐसा भी कोई चीज होती है ना जब लॉग का आंसर 0 आता है। एक रूल मेरे जहन से निकल रहा है, कैन समवन क्विकली रिमाइंड मी कि लॉग का आंसर जब 0 आता है तो वो कब आता है। LG 1। हाँ, जब भी लॉग के अंदर 1 होता है। एक रूल एडिशनली हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि अगर लॉग के अंदर लेट सपोज एलजी के अंदर या कोई सा भी लॉग हो, चाहे वो एल एन हो चाहे वो एलजी हो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब पावर जो होगी वो 0 होगी। ये एक और रूल है। ठीक है, एडिशनली। तो ये सारे रूल्स हैं और हमने बहुत डिटेल में ये सारे जो है वो प्रैक्टिस के साथ रिवाइज किए थे। अब हम इनको अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले, अच्छा, ये कॉलम हेडिंग्स वाली बात तो टेबल के अंदर आएगी। हमारा फोकस है फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर्स को आज सीखने का। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा बेसिक, जैसे क्लास 5 से आप लोग रिवाइज करते हो ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने की प्रैक्टिस पहले हम वो करेंगे। तो उसके लिए जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए वो पहले समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई एक्सप्रेशन यूज करते हो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स या कितने डेसिमल प्लेसेस आपने अपने आंसर में रिटेन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहला और आसान रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बेटा ये जो नंबर लिखा हुआ है 511, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आसान है। लीडिंग जीरोस किसे कहते हैं बेटा, जो पहले आते हैं जीरो। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से जो पहले जीरोस आते हैं उन्हें लीडिंग जीरोस कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो 0.0025, अब चाहे 25 से पहले जितने मर्जी जीरो, ये सारे के सारे जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2 और 5, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, इस बात को समझ लें हम। अब कैप्टिव जीरोस किसे कहते हैं? कैप्टिव जीरोस वो होते हैं जो बीच में सैंडविच हुए हुए होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1008, 1.008, चाहे डेसिमल के बाद हो डेसिमल के पहले हो, लेकिन दोनों तरफ उनके नॉन जीरो डिजिट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। और ये इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर वाला और नीचे वाला भी, ये पूरे के पूरा नंबर जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, क्योंकि नॉन जीरो वाले तो है ही सिग्निफिकेंट और कैप्टिव जीरोस जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो सब अब आ जाते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो बिल्कुल राइट एंड पे आते हैं आपके। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस जो है वो आखिर में आते हैं। अब जनरली जो है वो मज्यूम कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट सिर्फ तब होंगे अगर ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो। ठीक है, तो अगर तो ये लिखा हुआ है ना 1.00, मतलब डेसिमल के डेसिमल वाला नंबर है, इफ इट इज अ डेसिमल नंबर, और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अभी इसके और एग्जांपल भी दे देता हूँ 1.00, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है और 100 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है या 5200 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो जनरली पे हम अज्यूम करते हैं कि यार ये सिग्निफिकेंट जो है ना वो शायद नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो इसका जो सही वाला जो तरीका है इसको पता करने का, इसको सही पता करने का जो तरीका है ना, वो फिर ये होता है कि आपको अगर नंबर के साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दी हुई हो, तो आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली लिखने वाले ने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर नंबर के साथ अनसर्टेनिटी भी इंक्लूड हो तो बताना बहुत आसान होता है, और वही यहाँ पे तरीका सही से अप्लाई हो सकता है, वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट नंबर्स की बात करते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स वो होते हैं जहाँ बेसिकली काउंटिंग चल रही होती है। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट 10 ट्रायल्स किए, ठीक है, या इस सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ काउंटिंग चल रही होती है। काउंटिंग यहाँ पे चल रही होती है वो बेसिकली उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, एंड यू वोंट रियली हैव टू डील विद दिस इन योर एग्जाम राइट नाउ। बट जहाँ काउंटिंग चल रही होती है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के एक्सपेरिमेंट आप एएस में करते थे, उसका आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, तो उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा बनते थे। अब जो नंबर ऑफ मैक्सिमा है वो एन जो है वो होल नंबर्स होते थे, बेसिकली वो काउंटिंग चल रही होती थी। काउंटिंग में आपके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है सच, वो इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में तुमने मुझे बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जवाब दो। You don't need to convert it into non-standard form, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहते रहते पता चल सकता है। So, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब आप लोगों का इनपुट चाहिए, शाबाश, जल्दी जल्दी सब लोग। 8 लोग बैठे हुए क्लास में, सब मुझे बताएंगे जी। तो भाई इसको आप कर देंगे इग्नोर, बिकॉज दे आर बेसिकली योर ट्रेलिंग जीरोस। तो ये जो है ये आपके सिग्निफिकेंट है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। कैन आई गेट एन आंसर फॉर दिस वन? अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है साथ में, है ना? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि दिस एक्चुअली हेल्प्स यू, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो पहले तो अभी जो आपने रूल्स पढ़े उनके हिसाब से बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। By looking at the number 1.80, how many significant figures in this? 1 significant है, 8 significant है। ट्रेलिंग जीरो के बारे में हमने क्या पढ़ा है? डेसिमल नंबर में अगर ट्रेलिंग जीरो आए तो उसे सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं या नहीं करते? ट्रेलिंग जीरो वाला रूल पढ़ो, ट्रेलिंग जीरो वाला रूल यहाँ पे पढ़ाओ, ये वाला। अगर डेसिमल नंबर हो लाइक दिस वन, तो ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर लिखा हुआ है 1.80, तो ये और ये सब सिग्निफिकेंट है मेरे बच्चे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब ये कितनी बेसिक चीज है, और आप लोग कितना पहले पढ़ते थे इसको, लाइक 5-6 क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं, या प्रॉब्ली आई थिंक 7 से। तो लेकिन ये अब आपको सही से रूल्स अपने कंसोलिडेट करके दिमाग में प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, इसलिए इतनी बेसिक एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। तो हाँ भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, बट देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूज करें टू योर एडवांटेज। व्हाट यू हैव टू लुक एट इज कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है।
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादातर वन सिग्निफिकेंट फिगर में होती है, तो उसमें होता ही एक नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन कभी कभार एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में नॉन जीरो डिजिट्स एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 99% ऑफ द टाइम आई टेल यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में एक ही नॉन जीरो डिजिट होगा। वो यहाँ पे क्या है, वो नॉन जीरो डिजिट है 5 यहाँ पे। ये कौन सी प्लेस है, आप लोगों ने प्लेसेस पढ़ी हुई ना कि यूनिट होता है, 10 होता है, 100 होता है, डेसिमल प्लेस है पहले, डेसिमल प्लेस के बाद होता है 1/10, 100। ये कौन सी प्लेस है, क्या क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये सेकंड डेसिमल प्लेस है? एटलीस्ट आई कैन से दैट आसान लफ्जों में, ये सेकंड डेसिमल प्लेस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये वाला नंबर है, इसके अंदर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर मैं लेफ्ट से काउंट करना शुरू करूं तो ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक जा रहे हैं। सो एज एन 1 से लेके 8 से लेके पूरा ये जो 0 है, ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक, ये मेरे तीनों के तीनों, ये 1 यहां से लेके यहां तक, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स टिल द सेकंड डेसिमल प्लेस। आर वी क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर मैं दूसरे मेथड से सिग्निफिकेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला मेथड भी यूज करूं तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, लेट्स यूज दिस मेथड वन मोर टाइम। नाउ how many significant figures? Well, you can tell this directly, you know 24 है, कितने significant figures हैं देखते ही पता चल रहा है आपको, बताओ, शाबाश, ये तो आसान है, everyone knows the answer to this. How many significant figures is this? This is 2, right? But what is another way of looking at it? You look at the absolute uncertainty and you say okay, ये कितने, कौन सी प्लेस पे है, we call it unit, right? हम इसे unit कहते हैं, तो इसकी भी यूनिट प्लेस तक जो नंबर्स होंगे फ्रॉम द लेफ्ट काउंट करना शुरू करें तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यस, दिस इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एब्सोल्युटली यस। बट दिस वन इज नाउ वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का रियल एडवांटेज इस एग्जांपल से समझ में आएगा। सो देखो 1420 लिखा हुआ है। नाउ if you were to just ignore the absolute uncertainty for a minute, how many significant figures is this? Is this 3? Is this 2? Are you sure? You can't be sure. You can't be sure. Why? Because I just told you. यहाँ पे देखो ट्रेलिंग जीरोस वाला रूल देखो, और मैंने कहाँ क्वेश्चन मार्क्स बनाया, मैं 100 लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकता है। देयर इज नो एब्सोल्यूट गारंटी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, हो सकता है बंदे का आंसर एग्जैक्ट आया ही 100 हो, और हमारा जहाँ 1420 लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोस जहाँ पे होते हैं और डेसिमल प्लेस नहीं होते उस नंबर के अंदर, यू कांट बी श्योर कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो जीरोस या नहीं है। बट the absolute uncertainty comes to your help. What do? You look at the first non-zero digit in the absolute uncertainty. Which one is it? This is the first non-zero digit from the left in the absolute uncertainty. What place is this? ये कौन सी place है? ये unit है या 10 है? Unit इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये मेरी 10 place है। यही पढ़ते थे ना हम, यूनिट होता है, 10 होता है, 100 होता है, तो हम कहते हैं इसे 10 वाली प्लेस। अब मेरा जो नंबर है उसमें 10 प्लेस कहाँ पे है? विच डिजिट इज इट? विच वन शुड आई अंडरलाइन? क्या 0 को अंडरलाइन करना चाहिए? नहीं, 0 तो यूनिट प्लेस है। यूनिट से पहले वाला जो नंबर होता है, सेकंड लास्ट डिजिट, ये होता है आपका 10 वाली प्लेस। अब लेफ्ट से काउंट करना शुरू करो, 1 तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, 4 तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर है, और 2 भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो 0 है ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो तुम्हारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 1420 ऑन इट्स ओन कुड बी 3 एज वेल एज 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ ये कंफर्म हो गया कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। ठीक है, अब इस बात को सही से समझने के लिए ये आखिरी एग्जांपल देखो, ये एक ही नंबर लिखा हुआ है 4400। इट्स द सेम नंबर एवरी सिंगल टाइम, बट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in part A, B, C are all different. Why? Just because of the absolute uncertainty. I will let you try this one yourself. मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जो अप्लाई द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल ओवर हियर एंड टेल मी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब में। अच्छा भाई, अब मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। आप लोग खुद अप्लाई नहीं करोगे बेटा तो कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? सो मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ वर्बली, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देखो और उसमें देखो कि पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सी प्लेस पे आ रहा है।
अब अपने एक्चुअल नंबर में जाओ और उसी प्लेस वाले डिजिट को अंडरलाइन कर लो, उस डिजिट तक फ्रॉम द लेफ्ट एवरी डिजिट इज सिग्निफिकेंट, उस डिजिट के बाद जो भी आ रहा है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? Now, when the absolute uncertainty is written, it will basically override every other rule that you have studied at the top. सारे rules जो हैं वो ignore हो जाएंगे, कितने नॉन जीरो डिजिट्स, कौन से जीरो डिजिट्स, सब कुछ इग्नोर हो जाएगा, सब कुछ आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे ही डिपेंड करेगा। तो मेन समझ लो रूल यही है, अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है तो सारी कहानी यही है, ठीक है? सो प्लीज ट्राई एंड गिव मी एन आंसर ताकि मुझे पता तो चले कि कितना समझ में आया। चैट में लिखो अपना आंसर, लिखो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके, वो मैं तुम्हारा आंसर मैं चेक कर रहा हूँ। तो पहला वाला तुमने बोला ठीक है, सही है। दूसरा वाला जो तुमने बोला वो भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। तो तुमने सारे सही बताए। अमान करेक्ट, सही बता रहे हो, बिल्कुल गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। मनाल, अमीन, आप कब ट्राई करोगे बेटा? मोना, एक बच्चा और मेरे को जवाब तो दे यार, मुझे पता तो चले सबको समझ में आया या नहीं। सो सबसे पहले क्या अंडरलाइन करूंगा, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करूंगा। व्हाट प्लेस इज दिस? ये 100 प्लेस है, क्योंकि पहला वाला 0 यूनिट है, फिर 10 है, फिर 100 आता है। तो यहाँ पे 100 प्लेस कौन सी है? ये वाली। तो 4 और 4 ये दोनों सिग्निफिकेंट है। आई विल से दिस इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वन, सेम नंबर बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अब थोड़ी छोटी करके दी हुई है। मतलब जितनी छोटी अनसर्टेनिटी होती है उतनी प्रिसाइज वैल्यू होती है, उतने ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये मेरा नंबर 10 प्लेस पे है, इसकी 10 प्लेस ये वाली बन रही है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि 4 4 और जो 0 आ रहा है ये वाला, ये तीनों नंबर्स सिग्निफिकेंट है। सो दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड लास्टली यहाँ पे आपका ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी यूनिट प्लेस को अंडरलाइन किया जाएगा, विच मीन्स के 4 4 0 एंड देन द लास्ट 0, ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट and they will all be given to significant, they will all be significant figures। तो 4 significant figures में दी हुई है वैल्यू, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? अब मेन चीज ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने रिटेन कितने करने हैं, ये चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बिकॉज जो भी आप आंसर्स दोगे टेबल के अंदर स्पेशली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देने हैं वो आंसर, दिस इज ऑल गोइंग टू कम फ्रॉम ओवर हियर। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो आपको वैल्यू दी हुई है सवाल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना आ गया, आइडेंटिफाई करना आ गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने जो अपना आंसर देना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपने अपना आंसर उतने, ऊपर रूल लिखा हुआ है मैंने, the number of significant figures in the result is the same or one more as the least number of significant figures in the raw values used in the calculation। तो lambda की वैल्यू दी हुई है, lambda कितने significant figures में? well you can say lambda is in 2 significant figures। मान लेते हैं कि lambda यहाँ पे 2 significant figures में, जीरो को, ट्रेलिंग जीरो को हम यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो को इग्नोर कर देते हैं। अब आगे बात समझ में ये आई कि अगर लैम्डा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेटर में वैल्यू आई कि तो कैलकुलेटर में तो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब इसको मैं आंसर में लिखूंगा कैसे? मुझे आंसर अपना लिखना पड़ेगा टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, माय आंसर शुड आल्सो बी गिवन टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हाउ वुड आई राइट माय आंसर प्रॉपर्ली? 1 अपॉन लैम्डा का डिवीजन वाला केस है ना, तो ये वाला रूल यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूंगा बेटा मैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये 1 कितना बन जाएगा? 1 1 यहाँ तक राउंड ऑफ हो जाएगा, और उसके आगे जो है ये सब कुछ राउंड ऑफ होकर 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 ये बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा था इट कुड बी 1 more as well। So there is an option to give an answer in 3 significant figures as well। You could also write 1 0 5 और आगे 0 0 0 0। Now you can also convert it to extended form। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.1 टाइम्स 10 टू द पावर, और ये डेसिमल प्लेस कितनी दफा पीछे आएगी? 1 2 3 4 5 6। तो आई राइट 10 टू द पावर 6।
और आई कैन राइट 1.05 टाइम्स 10 to the power 6. सो मैंने जो अपना आंसर लिखा है, ठीक है, और ये पर मीटर में होगा आंसर, यूनिट में पर मीटर क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ऊपर लैम्डा मीटर में था तो उसको जब रेसिप्रोकल लिया तो पर मीटर में आ गया आंसर. बट बात समझ में ये आई कि बेटा कर क्या रहे हैं हम लोग, हम सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन कितने कर रहे हैं, ये हमें याद होने चाहिए रूल्स, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉल करने के बाद, आपको आइडेंटिफाई करने के बाद अपना मेन काम जो डिस्प्ले करना है, जो आंसर लिखना है, वहीं तो आप एक्चुअली क्या कहते हैं, अपना जो स्किल है उसको प्रेजेंट कर रहे हो. तो मेन तो यही चीज है, आज की मेन प्रैक्टिस तो यही है. सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने गलत काउंट किया, सही काउंट किए, वो तो आप एग्जामिनर को बता नहीं रहे, वो थोड़ी आपसे पूछ रहे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. बट जो आप अपना आंसर लिख रहे हो उसके अंदर आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स की. एग्जाम्पल 2 को देखो, m निकालना था, m 1.25 था, m 1.25 था, आपको 1/m कैलकुलेट करना था. कैलकुलेटर ने मुझे दिया सीधा सीधा 0.8. सो कैन आई राइट दिस एज माई आंसर? नो, एब्सोल्युटली नॉट. कैलकुलेटर एग्जैक्ट 0.8 वैल्यू आई थी तो वो 0.8 दे रहा है. लेकिन अब सवाल ये है कि मुझे तो मेरा आंसर तो 3, यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरी रॉ वैल्यू, तो मेरा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए. तो व्हाट वुड आई राइट? 0.800. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना फाइनल आंसर लिखूंगा. ठीक है, आई विल नॉट राइट 0.8 और 0.80 और 0.800 लिखना है. चौथा सिग्निफिकेंट फिगर ऐड कर सकते हो, 0.8000 कर सकते हो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. कम तो कभी भी नहीं लिखने, किसी हाल में लिखना ही नहीं. ठीक है, एक और एग्जांपल, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपसे कह रहे हैं कि स्पीड का स्क्वायर निकालो, v स्क्वायर निकाल के दो. तो आपने डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर किया और आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.74606. ये कैलकुलेटर से जवाब आया. तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, कैलकुलेटर वाले आंसर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं पहले से. बट अब सवाल का जवाब ये है कि आप कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दोगे. वेल सिंपली पुट, आपने यहाँ पे वही देखना है कि मेरे डी और टी के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है. अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स की थी उसमें एक ही वेरिएबल था, लेकिन हमने यहाँ पे लीस्ट का वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, लीस्ट? क्योंकि अगर मेरे पास 2 या 3 वेरिएबल हैं तो उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है? वेल इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मेरा आंसर भी होगा लीस्ट, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो जब मैं अपना आंसर लिखने जाऊंगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 0.74. आर वी क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करना है, पहली एग्जांपल. तो ये चीजें आपने एएस में भी पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएंगे और इनका बहुत ख्याल रखना क्योंकि इस पेपर में चेक ही ये चीजें होंगी. अच्छा, अब आ जाए, अब अगला रूल पढ़े. अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो देखना ही नहीं है. यू आर एक्चुअली लुकिंग एट डेसिमल प्लेसेस, सो यू हैव टू टेक द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रॉ वैल्यूज. तो x है 2.3 पहली एग्जांपल में, y है 1.946. x कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस. y कितना है? 3 डेसिमल प्लेस. मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, कैलकुलेटर नेचुरली मुझे आंसर 3 डेसिमल प्लेस में ही देगा. बट जब मुझे अपना आंसर लिखना है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, कितने डेसिमल प्लेस में मुझे अपना आंसर लिखना चाहिए. अब डेसिमल प्लेसेस को देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस x के पास है जो कि है 1 डेसिमल प्लेस. तो मेरा आंसर भी राउंड ऑफ होगा 1 डेसिमल प्लेस में, 4.2 हो जाएगा मेरा आंसर. आर वी क्लियर? तो ये है इंपॉर्टेंट बात. आगे चलते हैं, एग्जांपल 2 को देखते हैं. इसी तरह की है, अब वहां पे एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? अगेन x जो है वो 2 पॉइंट, वही 2 सेम वैल्यूज है, लेकिन y के अंदर अब मैंने 4 डेसिमल प्लेस डाल दी. तो कैलकुलेटर मुझे 4 डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहा है, बट आई डोंट केयर, मुझे लीस्ट वाले को देखना है. x क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस में है तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा? 4.2. ओ गलती से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. एक मिनट सब्ट्रैक्ट करना था यार. वो 2.3 माइनस 1.9561. तो ये क्या हो जाएगा? 0. कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 0.3439. ठीक है, अब ये जो मेरे पास फाइनल आंसर होगा ये कितना होना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए. तो 0.3 इज माई आंसर. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कम हो रहे हैं कितना ज्यादा, मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखना ही डेसिमल प्लेस है. दैट्स ऑल आई वांट टू सी. सो 0.3 होगा, और कुछ कर नहीं सकते हम यहाँ पे.
ठीक है अमान बेटा, सब पोस्ट हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह। ये नोट्स, ये पूरी चीज जो है, ये मैं सब चीजें पीडीएफ बना के पोस्ट कर दूंगा। ऑल राइट, अब जरा फोकस कर लो बेटा, अब थोड़ा सा आंखें खोल के, ये जरा इंपॉर्टेंट है। Now we are dealing with logarithms and probably something that you have never done before. So अब यहाँ पे रूल भी थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि चीजें मिक्सअप होने का बहुत चांस है, तो थोड़ा सा दिमाग अपना खोल लो। आपने जब लोगैरिथम से कैलकुलेशन करनी है, तो जैसे एग्जांपल 1 में दिया हुआ 422 टाइम्स 10 टू द पावर 6 है, उसका LGX निकाल के देना है आपने। अच्छा, हमेशा तुम ये देखो कि यहाँ पे जो है ना, आपको यूनिट साथ में स्लैश में डाल के देते हैं, आपको बताते हैं कि आपने इसको मीटर में ही अपने लोगैरिथम के अंदर डालना है। तो वो हमारा ऑलरेडी मीटर में ही कन्वर्ट करके नहीं डालना, तो इसलिए एज इट इज डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके डालना है, x/mm लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब है कि पहले x को मिलीमीटर में कन्वर्ट करता फिर LG के अंदर डालता, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब जब मैंने इसको डाला लोगैरिथम में, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मुझे ये आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर या कितने डेसिमल प्लेसेस में देना है? वेल, read the rule carefully. You have to keep the number of decimal places. So when you are looking at your answer, you have to think about कि मुझे डेसिमल प्लेसेस कितने अपने रखने, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं सोचना। लेकिन जो तुम्हारी रॉ वैल्यू है, जो ओरिजिनल नंबर है, उसके अंदर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। So look at the significant figure in the original number and then keep the same number of decimal places in your answer. तो यहां पे मैं देख रहा हूं किस चीज को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर में क्या होगा? 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब इसका मतलब ये जो 8.62531 लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा भाई? 8.625, ये ऐसे आंसर लिखा जाएगा। आई होप के समझ में आया। एक एग्जाम्पल इस तरह की और करते हैं। अगेन, ओरिजिनल नंबर में क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 ही हैं। तो आंसर में भी, आंसर में क्या देखेंगे? डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेस रिटेन करने? जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ओरिजिनल नंबर में। तो ये LG 181 टाइम्स 10 टू द पावर 6 था, यह है 8.25767। इसको मैं क्या लिखूंगा? 8.258। यहाँ मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ बेटा? क्योंकि इसके आगे वाला जो नंबर था वो 5 से बड़ा है ना? ये 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड अप करना पड़ेगा, तो 285 हो जाएगा। 8.258, राइट। ओके, अब आखिरी चीज आज की, एंटी लोगैरिथम क्या होता है? व्हाट इज एंटी लोगैरिथम? बेसिकली एक्सपोनेंट्स को कहते हैं। लोगैरिथम का उल्टा होता है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का उल्टा होता है लोगैरिथम। तो एंटी लोगैरिथम का मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है। तो एज यू कैन सी, 10 की पावर x कैलकुलेट करनी है, और x जो है उसकी वैल्यू 4.15 है। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि x की वैल्यू 4.15 है और 10 की पावर x कैलकुलेट कर दें आप। तो 10 टू द पावर 4.15 आपने कैलकुलेटर में डाला, एंड आपके पास आंसर आया 14125.375। बट व्हाट्स द रूल? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स और हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस शुड आई रिटेन? वेल, अब आपका जो लॉग्स का रूल था उसको बिल्कुल उल्टा कर दोगे। आपने करना क्या है, आपका जो रिजल्ट है ना, आपका जो फाइनल आंसर है, उसके अंदर आप सोचोगे कि मैंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करने हैं। लेकिन जो ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर आप देखोगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे अब डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस है इसमें? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। और आंसर के अंदर अब आप डिसाइड करोगे, ओके सो माय आंसर शुड बी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो देन व्हाट डू यू राइट? व्हाट डू यू राइट ओवर हियर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये क्या हो जाएगा? 14000, और you can say 1.4 times 10 to the power 4. Make sense? ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे, t की वैल्यू है 7.8 और e टू द पावर t निकालना है, और वो कैलकुलेटर में डाला तो 2440.6019 ये आंसर आ रहा है। अब भाई क्या करें? एग्जाम्पल के अंदर आप ओरिजिनल नंबर में क्या देखते हो? डेसिमल प्लेसेस देखते हो। ये कितने डेसिमल प्लेस है? ओनली 1 डेसिमल प्लेस। सो योर आंसर विल बी गिवन टू 1 significant figure only. And what would you write? You will only write 24400, तो essentially 2000 हो जाएगा। That's about it. ये है आज का लेक्चर। सिग्निफिकेंट फिगर, मेन चीज आप लोगों ने इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकालना सीखी, और
सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, उनको काउंट कैसे करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रिटेन करने हैं, असल बात जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है जब ओरिजिनल नंबर में आइडेंटिफाई कर लिए या डेसिमल प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लिए, तो आंसर में अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आप कैसे कितने रिटेन करोगे। देखो फिर उसके बाद हम अगली क्लास में अनसर्टेनिटीज के सारे रूल्स पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटीज कैसे निकालते हैं। और जब सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल प्लेसेस और अनसर्टेनिटीज के रूल्स जो हैं जब आप पढ़ लोगे, तो फिर मेन काम क्या है, ये काम इस्तेमाल कहाँ होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक कॉलम दिया हुआ है एफ का, एक कॉलम दिया हुआ है एल का, और वो कह रहे हैं अगले कॉलम में 1/L की वैल्यूज डाल दो, साथ में उनकी अनसर्टेनिटीज डाल दो। तो यही तो ये सारा रूल यूज होगा। ये जो 3 मार्क्स का टेबल है, इसको फिल आउट करने के लिए आपने ये सारे रूल्स, ये देखो मैंने कितने कंसिस्टेंसी से सारी चीजें 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखी हुई हैं, या फिर आई डोंट नो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखी हुई हैं। व्हाई एम आई डूइंग दैट। और मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो है वो मैंने किस तरह कैलकुलेट की है, मुझे निकालनी आएंगी, और मैं बिल्कुल, और मुझे 6 रोज है, 6 रोज के अंदर निकालना है काम, तो मेरा हाथ तेज चलना चाहिए। ये नहीं कि एक एक रो के लिए मैं बैठ के आराम आराम से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आई शुड बी वेरी फास्ट। ठीक है, तो डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स देखेंगे अनसर्टेनिटीज निकालने की भी। फिर उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह टेबल्स पे आएंगे अगली क्लास में कोशिश करके, और इन टेबल्स को कंप्लीट करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको फर्दर 2 कॉलम्स फिल आउट करने हैं। अब नोटिस करो why this one looks like this, ये इतना अजीब सा मैंने आंसर यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज देयर इज सम रूल दैट आई एम फॉलोइंग ओवर हियर। तो ये सारी जो वर्किंग है साइड पे हुई हुई है, इसको सीखेंगे समझेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स फिल आउट करने हैं, और अब यहाँ पे लॉग्स इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और फिर इनको अप्लाई करेंगे टेबल्स फिल आउट करने में। टेबल जिसका अच्छा बन जाएगा वो आगे का काम आसानी से कर सकेगा, उसका ग्राफ भी सही बनेगा, उसका ग्रेडियंट भी सही आएगा, उसकी अनसर्टेनिटीज भी ठीक आएंगी, इसकी वैल्यूज भी सही आएंगी। ठीक है बेटा, बस संडे हमारी P5 की क्लास तो संडे टू संडे ही होती है ना, तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।